नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत और शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ या बीएड, एमएड कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। इस पर आपको पर डे शिक्षा शास्त्र विषय से कोई न कोई वीडियो रेगुलर मिलेगी। लास्ट क्लास में हमने वेस्टर्न फिलोसफी की बात की थी कि हम आदर्शवाद शुरू करेंगे यानी आइडियलिज्म। इसके पहले मैंने एजुकेशनल फिलोसफी का कॉन्सेप्ट बताया कि एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, कैसे काम करता है या उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं। आज की जो हमारी क्लास है आदर्शवाद यानी वेस्टर्न फिलोसफी का पहला, जो कि मैंने इसमें एक चीज़ लिखी है कि पाश्चात्य का वेदांत। पाश्चात्य का वेदांत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वेदांत दर्शन से काफ़ी इंस्पायर है या काफ़ी सिमिलर रखता है। तो मैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है कि मैं वहाँ के लोगों की तुलना अपने लोगों से करूं, आप हमसे तुलना करो। तो इसलिए पाश्चात्य का वेदांत कौन होता है? आदर्शवाद। तो इसकी जो शुरुआत होती है सुकरात से होती है, पर जो इसको एक्चुअल में फेमस करते हैं वो प्लेटो थे। जो प्लेटो का जन्म टाइम था डीओबी और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ डेथ, वो 427 से 347 ईसा पूर्व है, जिसकी उत्पत्ति इनकी थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुई थी। और इसके ढेर सारे नाम हैं जैसे कि प्रत्ययवाद, मनवाद, विचारवाद। ये सारे नाम आदर्शवाद के ही हैं। आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन है कि जो विचारों की बात करता है, आपके आइडियाज की बात करता है। अगर आपका मानसिक जगत मजबूत है तो ठीक है, बाकी किसी चीज को ये नहीं मानते हैं। यानी विचार जन्य ज्ञान को सत्य मानते हैं, बाकी चलो रहने दो। अब बात करते हैं तो ये शरीर की अपेक्षा मन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि विचार आपके अंदर आता है, उससे कोई भाव बनता है और भाव से जब आदर्श बनता है तो यहीं से उत्पत्ति हो जाती है हमारे आदर्शवाद की। फिर इन्होंने तत्व मीमांसा के अंतर्गत दो जगत स्वीकारते हैं, एक वस्तु जगत और एक विचार जगत। अब जैसे जो मैं ये सारे चीज कर रहा हूं ये वस्तु जगत है, ठीक है, जहां रह रहा हूं, लेकिन जो मेरा मानसिक जगत है यहाँ वाला, वो इनके अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो इन्होंने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम को आप फॉलो करिए, जो कि इसका मीन होता है सत्य का मतलब ट्रुथ से हुआ, शिवम का मतलब गुडनेस से और सुंदरम का मतलब ब्यूटी से। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी चीज के लिए इच्छा, प्रयास और ज्ञान। सत्य मतलब इच्छा, आपको जानने की इच्छा हुई तो आपने उसके लिए कोई ना कोई काम किया यानी प्रयास किया, और फिर उसको क्या मिला? आपको ज्ञान मिला। तो इसको हम इस तरह से भी जान सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम मतलब इच्छा, प्रयत्न या प्रयास, ज्ञान। अब जैसे कि पहले ही कहा कि इस दर्शन में आदर्श या प्रत्यय या विचार ही सर्वोच्च हैं। इसके अलावा ये बाहरी जगत को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और यही चीज हमारे वेदांत दर्शन में भी कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर। यानी पारलौकिक जगत में जो हमारा ब्रह्म बैठा है वही एक सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है और ये जगत मिथ्या है। तो उसी तरह ही लोग बस ईश्वर की बात नहीं करते हैं, लेकिन उसकी जगह पर उन्होंने विचार को रखा, ठीक है, परम तत्व समझ लो, तो वो अगर सत्य है बाकी चीजें ठीक हैं। तो इनके यहाँ विचार ही सर्वोच्च हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम विचारों से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है। ना तो इन्होंने इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को सत्य माना, ना सम्मति जन्य ज्ञान को, यानी जिसमें थोड़ा सा हम विचार करते हैं बट पूरी तरह से नहीं कि हाँ कह दिया मान लिया। यानी हमारा ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ होगा कि जो हमें हमें विचार से मिल रहा हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक चीज ये समझा कि ये कैसा दर्शन है कि जो विचारों की बात करता है। अगर आपके विचार सत्य हैं, आप विचारों की बात करते हैं, आप उसको प्रमाणित कर देते हैं, तो विचार जन्य ज्ञान की सत्ता स्वीकारने वाला दर्शन कौन सा हुआ? आदर्शवाद। अगर इसको एक साधारण शब्दों में कहा जाए या एक लाइन में कहा जाए, ये एक ऐसा दर्शन है जिसमें ये विचार, प्रत्यय, ठीक है, को उपादान कारण मानता है। यानी विश्व का जो उपादान कारण हो जाता है वो मन या मानसिक जगत को मान लेता है, भौतिक जगत को नहीं मानता, ठीक है। और अगर इस दर्शन के अगर हम लक्ष्य की बात करें तो ये क्या कहता है कि बालक को सेल्फ रियलाइजेशन कराना है, यानी आत्मानुभूति करा के आध्यात्मिकता की ओर ले जाना है, यह दर्शन कहता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है क्या कराना चाहते हैं हमसे, मतलब इनका क्यों रखा गया है कि भाई तुम किस लिए हो, तुम्हारा क्या रोल है। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसको हम शार्ट में 3S बोलते हैं। यानी 3S के द्वारा हमें किस चीज को पाना है? आत्मा अनुभूति को।
यही भी मैंने बताया था कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना है किसी चीज़ के लिए, आपको स्वयं से अनुभव करने की जब आपके अंदर योग्यता आ जाती है तो इसी चीज़ को पाने का जो दर्शन है यही हमारा आदर्शवाद है। ये कहता है कि अगर आप इस चीज़ को फील कर लिए, आप पा जाते हैं तो आप समझदार हैं। ठीक। अब अगर इनकी बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड की। ठीक है, तो इनके यहाँ शिक्षण विधियां कई थी, जैसे कि प्रश्नोत्तरी, इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वाद विवाद, व्याख्यान। लेकिन शिक्षण विधियां यहाँ पे ढेर सारी होने के कारण इसमें एक कमी थी कि कोई भी इनका फिलोसफर किसी एक विधि को लेके एक मत नहीं हो पाया कि किस विधि का यूज करके हम बच्चों को सिखा पाएंगे। इस कारण क्या था कि ये टीचिंग मेथड इनका वीक पॉइंट हो जाता था, कि वो कमजोर हो जाता था कि नहीं, आपके पास टीचिंग मेथड तो मल्टीपल है लेकिन आप इसका यूज करना नहीं जानते हैं। अगर अब यहाँ पे हम बात कर लें कि शिक्षक और छात्र का क्या रोल था या इसको क्या स्थान प्राप्त था, तो यहाँ शिक्षक को जो रोल दिया गया था उसका स्थान बहुत हायर था। यानी शिक्षक यहाँ पे एज ए गॉड समझ लो। ठीक है, कि शिक्षक ने जो कह दिया वही सत्य है, तो शिक्षक यहाँ पे प्राइमरी था और जो हमारा छात्र था, जो लर्नर था, जो सीखने वाला था, उसको गौण कर दिया गया था, वो सेकेंडरी हो जाता है। जैसे अगर हमारे देश में पुराने समय में, मतलब वैदिक पीरियड में अगर देखा हो, कुछ इमेजों में तुम लोगों ने देखा होगा, तो बरगद वरगद के पेड़ के नीचे किसी एक चबूतरे पे बैठ के शिक्षक ज्ञान देता था और छात्र क्या करता था, उससे थोड़ा दूर और नीचे बैठ के सुनता था। तो वहां पे क्या था, शिक्षक को, और जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से श्रेष्ठ है, तो वही चीज यहाँ को भी फॉलो की। इसीलिए मैंने कहा कि ये पाश्चात्य का क्या है, वेदांत है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि शिक्षक को ज्यादा इंपॉर्टेंट था, छात्र को थोड़ा कम था। फिर अगर इनकी हम पाठ्यचर्या की बात कर लें कैसे ही हो, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस, यानी आपके अनुभवों के आधार पे पाठ्यचर्या की हम निर्माण करेंगे। यानी जो हम बच्चों को सिखाना पढ़ाना है तो वो हम ऐसे नहीं कि रटा रटाया आया और जैसे चला आ रहा था कि हाँ भैया ये पढ़ाते आ रहे हैं, वो पढ़ते, जैसे कहीं किसी समाज में एक ट्रेंड चल जाता है कि एकाएक कोई ट्रेंड चला, हमने इसको फॉलो कर लिया, नहीं इसमें बहुत स्कोप है। जैसे एक समय इंजीनियरिंग करने का ट्रेंड चल रहा था लेकिन आज उतना नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक्सपीरियंस के आधार पे, कि मतलब अपने अनुभवों के आधार से किस चीज की कब नीड हो सकती है, वैसा सिलेबस, वैसा पाठ्यक्रम हमको बनाना है। तो इन्होंने जो पाठ्यचर्या में जो विषय शामिल किए थे तो ऐसे थे कि 3 इयर्स का जो ज्ञान कराएं। 3 इयर्स में मैंने अभी बताया था कि सत्यम, शिवम और सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय हों। तो जैसे सत्यम के लिए भाषा यानी लैंग्वेज, लिटरेचर, इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, शिवम, इसके लिए हमने धर्म रखा यहाँ पे, और यहाँ पे कला और कौशल यानी आर्ट और स्किल को रखते हैं। ये तो एक मैंने कॉमन वर्ड बता दिए, बाकी इसमें जितने विषय आप सत्यम, शिवम, सुंदरम से रिलेट कर सकते हैं उनको रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आध्यात्मिक विषय, गणित, इतिहास, भूगोल, इन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। ठीक है, विज्ञान, भूगोल, गणित, भाषा, साहित्य, ठीक, ये सारे विषय यहाँ पे रखे गए थे। अनुशासन की बात करें इस दर्शन में, ठीक है, तो अनुशासन यहाँ पे प्रभावात्मक अनुशासन यूज किया जाता था। प्रभावात्मक अनुशासन क्या होता है ये समझ लीजिए कि जैसे कि हमने अभी अगर मेरी लास्ट 3 वीडियो देखोगे तो जिसमें से वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम पीरियड में मैंने अनुशासन बताया था, तो वहां पे लगभग सभी में कठोर अनुशासन था और मुस्लिम एरा में काफी ज्यादा फिजिकल पनिशमेंट थी। तो यहाँ पे वो चीजें हटा दी गई थी, पूरी तरह से था कि नहीं भाई हम किसी भी प्रकार का दंड वंड नहीं देंगे, हम इस प्रकार से अपना माहौल, यानी विद्यालय जो इनका होगा, ठीक है, तो वो इस तरह से माहौल क्रिएट करेंगे कि बच्चे के ऊपर खुद ही उस चीज का प्रभाव पड़ जाए कि नहीं यार मुझे गलतियां नहीं करनी, मुझे इन चीजों से बचना है। शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि बच्चे
खुद गलतियां करने से बचेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, सीखेंगे। यानी यहाँ पे जो डिसिप्लिन था वो कैसा था, प्रभावात्मक था, ना कि जैसा हमने अभी 3 एरा में लास्ट में पढ़ा है तो वैसा बिल्कुल नहीं था। एक बात और थी यहाँ पे देखने को मिलती है, सभी बालक यानी जो भी सीखने वाले थे सभी को एक समान माना गया, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कुछ भी रहा हो, उनके कुछ भी भेदभाव रहा होगा, लेकिन सीखने सिखाने में किसी बालक से भी भेदभाव नहीं किया गया, सबको एक समान रखा गया, सबको सिखाया गया कि नहीं भाई, हम किसी में अगर कोई विसंगति है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीखने में अक्षम है, हम उसको नहीं सिखाएंगे, नहीं, हम बिल्कुल सिखाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया। इस दर्शन में एक चीज ये थी, सह शिक्षा का विरोध किया जा था, यानी बालक और बालिका साथ में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इवन जब आदर्शवाद का स्टार्टअप था यानी शुरुआती दौर था तो उस समय तो इवन स्त्रियों की शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, चीजें बदली, तो बालिकाओं की शिक्षा तो आ गई लेकिन सह शिक्षा नहीं थी। और एक चीज ये था कि यूनान में उस समय दास हुआ करते थे, तो वहां पे दासों की भी शिक्षा नहीं थी, जन सामान्य को शिक्षा थी, ठीक है, कि आप सामान्य जो वहां के नागरिक थे उन सबको शिक्षा दी जा सकती थी, लेकिन जो दास होते थे, जो युद्ध में जिनको हरा के गुलाम बना लिया जाता था, उनको शिक्षा से दूर रखा गया था, ठीक है। और देखो कि सभी बालक को एक समान माना, सबको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सह शिक्षा का विरोध करते हैं, स्त्रियों को भी शिक्षा देते हैं लेकिन दासों की शिक्षा निषिद्ध थी। इसको कॉमन कर सकते हो कि हमारे देश में वैदिक टाइम में शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और अनेकता में एकता की प्रवृत्ति स्वीकारते हैं कि मतलब चाहे बालकों में जितनी भी भिन्नता हो वो सभी एक हैं। और यही चीज मैंने अभी कहा ना कि इसे पाश्चात्य का वेदांत मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ही कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा, कि हर प्राणी में ही वही एक ब्रह्म है, उसी का अंश है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, तो हम सभी जब एक हैं तो वही चीज को यहाँ भी फॉलो करते हैं। अगर इनके एम की बात कर लें कि इस फिलॉसफी का क्या एम्स था, तो आपकी सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलप करना था, पर्सनालिटी डेवलप, आपके हम व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तैयार करेंगे, जहां जाए आपका इंपैक्ट पड़े, ठीक, आपके व्यक्तित्व का डेवलप करना था। दूसरी चीज थी कि व्यवहारिकता, यानी आपके अंदर जो बिहेवियर नॉलेज है उस चीज को भी हमें डेवलप करना है। ऐसा नहीं कि आपको हमने बहुत अच्छा तो बना दिया, आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन किस चीज का कहाँ यूज करना है, इस चीज को अगर आपको समझ ही नहीं है तो आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको व्यवहारिक ज्ञान भी यानी बिहेवियर नॉलेज हमें देना है। तीसरी चीज थी कि हमारी जो संस्कृति है उसका हमें संरक्षण करना है, उसके लिए भी मुझे आपको शिक्षा देनी है कि भाई आप तैयार हो गए, आप बिहेवियर हो गए, चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो चीज़ें हमारी चली आ रही हैं उनको भी मुझे बचाए रखना है, उसको भी मुझे बनाए रखना है, उसको भी हमें अक्षुण्ण रखना है, उसको नष्ट नहीं होने देना है। इस चीज़ की भी मुझे क्या होना है, आपको शिक्षा देना है, यानी हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपराओं की रक्षा के लिए भी हमें शिक्षा देना है। और जो इनका लास्ट गोल था कि आपको आत्मानुभूति कराना है, भाई अल्टीमेटली आपको यही चाहिए कि जैसे हमारे वेदांत दर्शन में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे लास्ट में मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि आवागमन का बंधन जो होता है कि आप बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, इस चीज से मुक्ति हो जाए। तो यहाँ पे उसको दूसरे रूप में लिया कि भाई आपको इस चीज का सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, मीनिंग वही निकलती है। तो इन्होंने इस आत्मानुभूति के 4 स्तर बताए थे कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में ये रियलाइज हो जाएगा कि आप क्या हैं। तो इसमें जो इसका सबसे पहला था शारीरिक स्वयं, यानी फिजिकल की बात करते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप का ही नॉलेज हो, बेसिक चीज हो, फिर आप जिस समाज में रह रहे हैं उस चीज को समझिए, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक स्व। तीसरा इन्होंने कहा था कि बौद्धिक स्व, कि आप इंटेलेक्चुअल चीजों को जानने समझने लगे, हर तरीके से आप एक्सपर्ट हो जाएं कि हाँ कहाँ पे क्या कैसे करना है। और जब ये 3 स्टेजेस आप पार कर जाते हैं तो लास्ट में आ जाता है आपका आध्यात्मिक स्व, और इसी का विकास हो जाने पे इस आत्मानुभूति को आप पा जाते हैं। मतलब भाई हमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना है, व्यवहारिकता देनी है आपको अंदर, अपनी संस्कृति कलाओं का हमें रक्षण करना है, उसके लिए भी शिक्षण देना है, और जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि यानी हमें क्या चाहिए लास्ट में,
आत्मानुभूति चाहिए। तो इस चीज के लिए जो हमें शिक्षा दी जाती थी वो था हमारा आदर्शवाद। और शिक्षण संस्थाओं की बात करें आदर्शवाद ने, तो आदर्शवाद जब शुरुआती समय में था, यानी जब सुकरात लेके आया था ये कॉन्सेप्ट, तो वो फेल क्यों हो गया? उसका कारण था कि सुकरात क्या था, वंडरर था, घुमक्कड़ था। वो एक जगह टिक के किसी को ज्ञान नहीं देता था, वो कहीं भी चला जाता था, अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता था, लोगों को मतलब अपने ओर अट्रैक्ट करता था। भाई शोर शराबा करेगा तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। वो उनसे सवाल पूछता था, जब वो जवाब नहीं दे पाते थे वो जवाब देता था, ठीक है। लेकिन क्या था, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था और उसने कोई एक जगह नहीं फिक्स की कि जहां मुझे लोगों को शिक्षा देनी है, बस घूमता रहता था, देता रहता था। लेकिन जब उसका जो शिष्य था सुकरात का, प्लेटो, उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और उसने ये ऐसा नहीं किया, उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला जिसे कहा जाता था एकेडमी। वो वहां पे शिक्षा देता था और लगभग 40 वर्ष वहां का वो देख रेख करने वाला लगातार कंटिन्यूअस वही था इकलौता, कि 40 वर्षों तक वही था। तो उसने क्या किया था कि एक इंस्टीट्यूट बनाया था, एकेडमी। तो कह सकते हो कि जब प्लेटो इसको लेके आया आदर्शवाद को अपने हिसाब से, तो उसने इंस्टीट्यूट की बात की, यानी विद्यालयों की बात की। भाई शिक्षा ऐसे ही राह चलते नहीं दी जा सकती। नो डाउट कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सकते हैं, लेकिन सारी बात चलते चलते थोड़ी समझ में आ सकती कि भैया कोई मिला, अरे यार हम आपको ये बता रहे हैं सुनो, ऐसा नहीं होता है। तो उसने क्या किया, एकेडमी की स्थापना की थी, ठीक। तो ये खत्म हुआ हमारा आदर्शवाद। तो इसमें हमने ये देख लिया कि क्या क्या चीजें थी, कैसा था, कि कौन इसको लेके आया, इसके नाम क्या था, इसका अर्थ क्या। देखो एक चीज साधारण बस हम कहें, आदर्शवाद एक ऐसा दर्शन था कि जो विचार जन्य ज्ञान को, यानी जो आपके माइंड के थ्रू चीजें निकलती थी उसको ही रिलायबल मानता था। इसमें अलग अलग लाइबनिज, कांट, हीगल, बहुत से फिलोसफर हैं और सबकी जो फिलोसफी थी अलग थी, लेकिन लास्ट में सभी एक चीज पे सहमत हो जाते थे कि जो विचार जन्य ज्ञान है, यानी जो हमारे आइडियाज हैं, ठीक है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। कोई आत्मा की भी बात करता है, कोई परमात्मा की बात करता है, लेकिन एटलीस्ट सभी लास्ट में आइडियाज पे आके रुक जाते थे कि नहीं यही है। तो यानी ऐसा दर्शन जो विचार जन्य चीजों को सत्य मानकर कार्य करता है, वही हमारा आदर्शवाद है। तो वेस्टर्न फिलोसफी में पहली फिलोसफी हमने खत्म कर दी जो थी आदर्शवाद। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो इसी की सीरियल में वो होगी प्रकृतिवाद, ठीक है। इन दोनों में काफी विरोध है, क्योंकि कारण क्या है कि आदर्शवाद था वो ट्रेडिशन लेके चलता था, अब प्रकृतिवाद ने इसका जो खासकर आदर्शवाद में चाइल्ड साइकोलॉजी का नहीं ध्यान दिया गया था, ठीक है। और प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इसने चाइल्ड साइकोलॉजी पे ध्यान दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे बात करेंगे, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। नमस्कार।